आज का हमारा न्यू टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस, दैट इज इन्फेक्शन हमारा जो एंडोमेट्रियम में होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, उस एंडोमेट्रियोसिस का कैसे क्या क्या रीजन है वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो सिलोमिक मेटाप्लेसिया थ्योरी है, एटियोलॉजी क्या है, थ्योरीज क्या है, मतलब एंडोमेट्रियोसिस कैसे कैसे होता है। फर्स्ट वन इज सिम्फॉन्स थ्योरी ऑफ मेंस्ट्रुअल रिगर्जिटेशन एंड इम्प्लांटेशन मेटास्टैटिक थ्योरी, मतलब कि एक जगह से मेटास्टेसिस करके दूसरी जगह जाता है, या फिर मेंस्ट्रुअल रिगर्जिटेशन, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है उसमें जो उसमें जो मटेरियल होता है वो बाहर नहीं निकल के अंदर की ओर पीछे की ओर फ्लो करता है, उससे भी एंडोमेट्रियोसिस मानते हैं कि उससे भी होता है। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, मतलब मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन जो भी मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है वो वजाना के थ्रू बाहर निकलता है। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन में होता है कि वो बाहर न निकल करके अंदर से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब ओवरी से होता हुआ अंदर पेरिटोनियन कैविटी से होता हुआ बॉडी में जाता है, दैट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन एंडोमेट्रियल फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू पेरिटोनियल कैविटी थ्रू ट्यूब्स। ठीक है, अभी आपको बताया जो एंडोमेट्रियल फ्रेगमेंट्स हैं, मतलब एंडोमेट्रियल जो हमारी गर्भाशय है उसके जो वॉल्स की जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो फैलोपियन पेरिटोनियल कैविटी में फैलोपियन ट्यूब से होते हुए ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, विएबल सेल इम्प्लांट्स एंड ग्रो, जो सेल्स होती हैं, जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, जहाँ जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पे इम्प्लांट हो जाते हैं और वहीं पे वो ग्रो करते हैं। यंग गर्ल्स विथ ऑब्स्ट्रक्टिव एनोमलीज ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट ऑफन डेवलप एंडोमेट्रियोसिस, जो छोटी बच्चियाँ होती हैं जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव एनोमलीज होती है जेनिटल ट्रैक्ट में, यानी कि वजाइना में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होता है या जिससे कि फ्लो जो है जो अंदर जो है फ्रेगमेंट से बाहर नहीं निकल पाते हैं और अंदर उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं, उनको एंडोमेट्रियोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, सिलोमिक मेटाप्लेसिया थ्योरी, इसमें क्या होता है, ओरिजिनल सिलोमिक मेम्ब्रेन्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू एंडोमेट्रियल टिश्यू, जिसमें सिलोमिक मेम्ब्रेन होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें, एंडोमेट्रियल टिश्यू में। ठीक है, एक्सप्लेन्स एंडोमेट्रियोसिस इन एक्टोपिक साइट्स। एक्टोपिक क्या होता है, अदर देन यूट्रस, यूट्रस के अलावा जहाँ भी होता है दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक। जो एंडोमेट्रियोसिस जो होता है जो फ्रेगमेंट्स होते हैं यूट्रस के, जो भी पार्ट होते हैं वो यूट्रस के बाहर किसी भी साइड पे जाके कॉज करते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, लिम्फेटिक एंड वैस्कुलर मेटास्टेसिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या बोलता है कि एंडोमेट्रियोसिस कैसे होता है। इसमें लिम्फेटिक्स एंड हेमाटोजिनस स्प्रेड्स ऑफ एंडोमेट्रियल सेल्स, एंडोमेट्रियल जो सेल होते हैं वो ब्लड या लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं, जिससे कि एंडोमेट्रियोसिस होता है। एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन ऑफ लिम्फेटिक्स बिटवीन यूट्रस ट्यूब्स ओवरीज पेल्विक एंड वजाइनल lymph nodes किडनीज एंड अम्ब्लाइकस। तो कम्युनिकेशन होता है लिम्फेटिक्स का यूट्रस से, फैलोपियन ट्यूब से, ओवरी से, पेल्विक रीजन से, वजाइनल लिम्फ नोड से, किडनी से, अम्ब्लाइकस से। तो ये कम्युनिकेशन एक दूसरे से होता है जिससे कि वो वहाँ से इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह में पहुँच जाता है। तीसरी थ्योरी क्या कहते हैं, जेनेटिक फैक्टर, रिस्क इज 7 times मोर इफ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैज एंडोमेट्रियोसिस। अगर किसी जनरेशन में किसी फीमेल को एंडोमेट्रियोसिस है, ठीक है, तो उसके रिलेटिव्स को एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस 7 गुना 7 times ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसको दैट इज कॉल्ड जेनेटिक रिस्क फैक्टर। ठीक है, 7 times मोर, दैट लेडी इज 7 times मोर प्रोन टू
हैविंग एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है, जिसके फैमिली में किसी भी एक को एंडोमेट्रियोसिस हो गया है। थ्योरीज क्या क्या है? व्हाट आर एटियोलॉजी, सिम्टम्स, ये तो हम लोग देख लिया। सिम्पसन्स थ्योरी, ये देखिए आपका ये डायग्राम है, इसमें ये यूट्रस है, ये बीच वाला पोर्शन, ये सर्विक्स है, ये हमारा वजाइना है, दिस इज ओवरी, दिस इज फैलोपियन ट्यूब, ये पेरिटोनियम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो यूट्रस है, इसमें जो एंडोमेट्रियम का वॉल है, ये यहाँ से जब ये रप्चर करता है तो ये ट्यूब से होते हुए ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है, कभी ओवरी में इम्प्लांट हो जाता है, या ट्यूब या ओवरी से होते हुए पेरिटोनियम में इम्प्लांट हो जाता है, पेल्विक वॉल में इम्प्लांट हो जाता है, कहीं भी हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी आ गया है, ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है, ठीक है, यहाँ पे भी पहुंच जाता है। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं रिफ्लक्स मेंस्ट्रुअल डेब्रीज विथ एंडोमेट्रियल स्टेम सेल्स। ये हमारा ओवरीज है, ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से होते हुए जो हमारा मेंस्ट्रुअल डेब्रीज है, जो भी अंडर मटेरियल होता है, वो नीचे बजाने से होते हुए बाहर न जा करके ऊपर की तरफ आ जाता है अगर कहीं नीचे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो ये अभी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूरेटर, रेक्टम, पेरिटोनियम कैविटी, ये सारे हर जगह इम्प्लांट हो रहे हैं। इन्फ्लेमेशन एंड स्टेम सेल एक्टिवेशन, एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। ये सारे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कैसे इसका मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर क्या बोलता है अबाउट एंडोमेट्रियोसिस? इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर रिड्यूसेस क्लियरेंस of endometrial cells due to decreased natural killer cell activity और decreased macrophages activity। ये फैक्टर, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, ये बताता है कि मैक्रोफेजेज एक्टिविटी की कमी की वजह से या नेचुरल किलर सेल की कमी की वजह से, ड्यू टू डिक्रीज नेचुरल किलर सेल, उसका जो क्लियरेंस होता है, एंडोमेट्रियल सेल का क्लियरेंस होता है, वो कम हो जाता है। एक ये भी फैक्टर है एंडोमेट्रियोसिस होने के, ठीक है। अदर वन इज इन्फ्लेमेशन। एंडोमेट्रियोसिस में बी एसोसिएटेड विद सब क्लिनिकल पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन होता है, उससे भी एंडोमेट्रियोसिस होता है, ठीक है। साइट्स मतलब किस किस जगह पे एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है या कहाँ कहाँ ये दिखता है? अम्बलाइकस रीजन में ये होता है, एब्डोमिनल वॉल में है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में है, दिस इज आवर फैलोपियन ट्यूब, दिस इज यूट्रस, ये हमारा यूट्रस है, दिस इज ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज अल्वो, दिस इज पेरिनियम, ठीक है। ये किसी भी रीजन में, बॉडी के रीजन में जाके इम्प्लांट हो सकता है। दिस इज पाउच ऑफ डगलस, ठीक है। पाउच ऑफ डगलस क्या है? ये जो यूट्रस होता है, ठीक है, और पीछे जो रेक्टम होता है, ये वाला पोर्शन, यूट्रस और रेक्टम के बीच में एक सैक टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। तो यहाँ पे भी जब इम्प्लांट हो जाता है टिश्यू, तो भी एंडोमेट्रियोसिस यहाँ पे भी होता है, ठीक है। दिस इज कोलन, कहीं भी हो सकता है, किसी भी पोर्शन में, यूट्रस से होता हुआ, फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ, जब वो बाहर निकलता है तो कहीं पे भी जाके इम्प्लांट होकर के और वो एंडोमेट्रियोसिस काज करता है। टाइप्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट वन इज पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, सेकेंड वन इज एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस। पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस वो होता है जो कि सिर्फ पेल्विक रीजन में ही लोकेट होता है।
एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस वो होता है कि जो कि पेल्विक रीजन में ना होकर के कहीं और होता है, ठीक है, किसी और बॉडी पार्ट में होता है, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआई ट्रैक, मतलब हमारा जो फूड ट्रैक होता है वहाँ कहीं भी इम्प्लांट हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक में इम्प्लांट हो सकता है, स्कार एंडोमेट्रियोसिस होता है, यहीं पे कहीं पे स्कार हो वहाँ पे जाके वो टिश्यू इम्प्लांट हो जाता है, वजाइनल एंडोमेट्रियोसिस, वजाइन में जाके अगर इम्प्लांट हो जाता है टिश्यू तो उसको वजाइनल एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। अगर थोरेसिक रीजन में जाकर अगर इम्प्लांट हो जाता है और वो एंडोमेट्रियोसिस कॉज करता है तो उसको थोरेसिक एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। फर्स्ट वन इज पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस। पेल्विक रीजन में अगर वो टिश्यू इम्प्लांट होकर के एंडोमेट्रियोसिस कॉज करता है तो पेल्विक रीजन में कहाँ कहाँ कर सकता है, पेरिटोनियल में होता है, ओवरीज में होता है और डीप इन्फिल्ट्रेटिंग, ठीक है, ये तीनों पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस के अंतर्गत आते हैं। एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस में बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। ये दोनों कॉलम को आप देख के ये समझ सकते हैं कि पेल्विक में कहाँ कहाँ पे इम्प्लांट होगा और एक्स्ट्रा पेल्विक में कहाँ कहाँ इम्प्लांट होगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा, अगर कोई लेडी एंडोमेट्रियोसिस से सफर कर रही है तो आपको कैसे पता चलेगा, व्हाट विल बी द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। सबसे पहले सिम्टम है पेन, पेशेंट को पेन होगा, क्लासिकल ट्रायड, डिस्पेनोरिया एंड डीप सीटेड पेल्विक पेन, ठीक है, तीन तरह के पेन क्लास, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल ट्रायड। डिस्मेनोरिया मतलब कि जो ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, उस टाइम पेशेंट को बहुत ज़्यादा लेडी को पेन होगा, ठीक है। डिस्पेरोनिया मतलब द लेडी विल फील पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। एंड डीप सीटेड पेल्विक पेन, पेल्विक रीजन में यहाँ पे नीचे, दिस इज कॉल्ड पेल्विक रीजन में यहाँ पे पेशेंट पेन बताएगी, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द बताएगी। Commence before onset of menses and continues throughout the menstrual period. पेशेंट आपको ये कंप्लेन करेगा कि उसको पीरियड आने के पहले पेन होता है लोअर एब्डोमेन में, और जब तक उसको मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है तब तक उसको वो पेन थ्रू आउट वो रहता है, मतलब पूरे मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान वो लेडी पेन का कंप्लेन करेगी। ऑल्सो हैज ए साइक्लिकल नेचर, साइक्लिकल मतलब ये साइक्लिकल पेन होता है, एक फिक्स इंटरवल टाइम पे ये होता ही रहता है, ठीक है। डीप डिस्पेरोनिया ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ इनवॉल्व टिश्यू ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जो टिश्यू होते हैं वो स्ट्रेच करते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जिससे कि पेन होता है वहाँ पे। डिस्पेरोनिया मतलब पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ दैट टिश्यू दैट इन्वॉल्व टिश्यू। Fixed retroverted uterus or involvement of uterosacral and rectovaginal septum। पेन क्या होता है, रिट्रोवर्टेड यूट्रस, नॉर्मल जो यूट्रस का पोजीशन होता है वो क्या होता है, एंट्रोवर्टेड मतलब आगे की तरह होता है, उसमें जो क्या होता है रिट्रोवर्टेड यूट्रस होता है, इसकी वजह से पेन होता है, ठीक है। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूट्रोसैक्रल एंड रेक्टोवेजाइनल सेप्टम, जो सेप्टम होता है, जो झिल्ली होती है रेक्टोवेजाइनल, जो रेक्टम और वेजाइनल को जो सेप्टम होता है वो जो कनेक्ट करता है यूट्रस और सैक्रम को, जो सेप्टम कनेक्ट करता है, अगर उसका उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, उस रीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उससे भी पेन होता है, ठीक है। डायसूरिया डिस्चेजिया इन एक्स्ट्राजेनाइटल एंडोमेट्रियोसिस। डायसूरिया क्या होता है, पेन ड्यूरिंग, जब पेशेंट यूरिन पास करती है तो पेन होता है। व्हाट इज डिस्चेजिया, डिस्चेजिया दैट इज पेन ड्यू टू सीवियर कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। पेशेंट को डिस्चेजिया में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ब्लोटिंग होगा, ये सारे सिम्टम बताएंगे। डायसूरिया एंड डिस्चेजिया इन एक्स्ट्राजेनाइटल एंडोमेट्रियोसिस, एक्स्ट्राजेनाइटल एंडोमेट्रियोसिस में डायसूरिया एंड डिस्चेजिया की वजह से पेन फील करेगा पेशेंट।
और क्या सिम्टम है, दैट इज नेक्स्ट सिम्टम इज एबनॉर्मल ब्लीडिंग. एबनॉर्मल ब्लीडिंग में इंक्लूड प्रीमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग, polymenorrhea and menometrorrhagia. एबनॉर्मल ब्लीडिंग, नॉर्मल ब्लीडिंग क्या होता है? नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है एवरी 27 डेज के बाद 3 to 5 डेज की साइकिल होती है, दैट इज नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल. एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके पहले स्पॉटिंग होता है, ठीक है. प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग होगा, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के पहले भी आपको थोड़ा ब्लड दिखाई दे सकता है पेशेंट को. पॉलीमेनोरिया मतलब कि बार बार उसको मेंस्ट्रुअल पीरियड आ सकता है, ठीक है. मेनोमेट्रोरेजिया, और जो ब्लीडिंग होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, जो नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ ब्लीडिंग होती है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है. ज़्यादा ब्लीडिंग होती है पेशेंट को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. और क्या क्या इसके वो हैं, इनफर्टिलिटी. पेशेंट को और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं? Patient may suffer from infertility if the patient already suffering from endometriosis. अगर किसी लेडी को एंडोमेट्रियोसिस है तो ज़्यादा चांसेस है कि उसको फ्यूचर में इनफर्टिलिटी यानी कि उसको बच्चे ना होने की दिक्कत आ जाए. प्रेजेंट इन मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन विथ एंडोमेट्रियोसिस. ज़्यादातर वुमेन में जिनको एंडोमेट्रियोसिस होता है उसको उसमें देखा गया है कि उनको शी ऑल्सो सफर्स फ्रॉम इनफर्टिलिटी, ठीक है. एडवांस डिजीज में क्या होता है? एडेशन एंड फिक्सिंग रिजल्ट्स इन स्ट्रक्चरल डैमेज टू ट्यूब्स एंड ओवरीज. जब ये ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि जो ट्यूब्स होते हैं, फैलोपियन ट्यूब होते हैं, ओवरीज होते हैं, वो उसमें स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाता है. उसके जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डैमेज हो करके वो आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिससे कि ट्यूब ब्लॉक्स हो सकती है. ओवरीज प्रॉपर ओवुलेशन, ओवरीज में से जब ओवुलेशन होगा तो ट्यूब में से वो ओवम निकल करके यूट्रस में नहीं आता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन में नहीं होता है और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाता है. impairs ट्यूबो-ओवेरियन मोबिलिटी. ट्यूबो-ओवेरियन जो फैलोपियन ट्यूब होता है, ओवरी होता है, उसकी जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं. वो इन्फेक्शन होने की वजह से वो कहीं वॉल में एडिशन हो जाता है, चिपक जाते हैं. जब एडवांस केस में आपका एंडोमेट्रियोसिस एडवांस केस में पेशेंट में पहुंचता है तो. ओवेरियन प्रॉब्लम, अनओवुलेशन, लिटिलाइज अनरैप्चर फॉलिकल, oocytes, मैचुरेशन डिफेक्ट्स. और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में लेडीज में आ सकता है? ओवेरियन प्रॉब्लम, पेशेंट को ओवरी में प्रॉब्लम हो सकती है. क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अनओवुलेशन मतलब ओवुलेशन जिसमें नहीं होगा. ल्यूटेनाइज अनरैप्चर फॉलिकल, जो फॉलिकल्स होते हैं, ल्यूटिलाइजिंग फॉलिकल होते हैं, वो उनको वो ऐसा भी हो सकता है कि वो रैप्चर ना करें, ठीक है. oocytes मैचुरेशन डिफेक्ट्स, जो oocytes होते हैं